हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहित्य रन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी कृतिका का चैप्टर 5, मैं क्यों लिखता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पाठ को लिखा किसने। ठीक है, तो इसके लेखक हैं अज्ञे। और चलिए सबसे पहले हम अज्ञे के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ के लेखक अज्ञे हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे इनकी उपाधि थी, उपाधि मिली थी इनको अज्ञे नाम की। इनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ। और इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो जम्मू कश्मीर में हुई थी। बीएससी इन्होंने लाहौर से की थी, क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, जिसके कारण अज्ञे को जेल भी जाना पड़ा था। साहित्य एवं पत्रकारिता को भी इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। देश विदेश में अनेक यात्राएं भी की थी और यात्रा वृत्तांत भी लिखे थे। कविता इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। कविता के अलावा इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध और आलोचना अनेक विधाओं में इन्होंने लेखन किया हुआ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ को, मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक स्वयं कह रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, क्या कारण है कि लेखक को विवश होना पड़ रहा है लिखने के लिए। लेखक अपने आसपास की विशेषताओं को बताने का जो अच्छा माध्यम है उसे लिखकर ही बताना सही समझता है। इसलिए वो बता रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। लिखने के बाद ही लेखक अपने अंदर की जो मजबूरी है उसको पहचान पाता है, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई लेखक ही हो। जो कुछ जिसके मन में आ रहा है वो लिखेगा, और इसका मतलब ये नहीं कि वो लेखक बन जाएगा। और हर लेखक जो है वो कृतिकार नहीं होता। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। जब कुछ प्रसिद्धि मिल जाती है, वो लेखक बन जाता है, उसे बाहर की व्यवस्था या बाहर की दुनिया में क्या घटित हो रहा है, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बारे में भी उस लिखा जाता है। जैसे कि संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तगाजे से, कुछ आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर घट रहा है वो किसी दबाव से लिखा जाए। वो तो अपने मन के ऊपर है कि लिखो या मत लिखो। लेकिन जो भीतरी उन्मेष है, भीतरी जो हमारे मन के अंदर उठने वाला जो प्रकाश है, वो कारण बन जाता है लिखने का। क्योंकि जब तक हम उसको प्रकट नहीं करते हैं, हमारा मन नहीं होता, अर्थात लेखक का मन शांत नहीं होता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। कुछ ऐसे होते हैं सोचते हैं जब तक बाहर घटनाएं नहीं घटेंगी तब तक हम कुछ नहीं लिखेंगे, उसी का इंतजार करते रहते हैं। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है। उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूँ कि सवेरे उठ जाता हूँ अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्यों होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। लेखक बता रहा है कि स्वयं वह साइंस का स्टूडेंट रह चुका है और साइंस सब्जेक्ट उसने पढ़ा है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे
था। लेखक को इन सब चीज़ों का ज्ञान पहले से था। जब उसने साइंस पढ़ी थी तो उसे अणु, परमाणु बम, रेडियोधर्मिता, इन सब का ज्ञान था उन्हें। फिर जब वो हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। ये तो हो गई एक तरह से बाहरी घटना। बाहर जो घट रहा है दुनिया में, वो प्रभाव जो हुआ वो लेखक के सामने आया और लेखक ने उसके बारे में कुछ लिखा। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर लिखा देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। लेखक का जन्म हुआ है आगे का 1911 में और ये हिरोशिमा का जो बम गिरा था ये 1945 में गिरा है। तो लेखक को इस बारे में पूरा पता था, अच्छी तरह से पता था उनको, और ये लिखते भी हैं उनके बारे में। एक बार ये युद्ध काल के समय भारत की पूर्वी सीमा पर भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा था कि किस तरह से ब्रह्मपुत्र के जो सैनिक थे वो बम फेंक करके समुद्र में हजारों मछलियों को मार देते थे। ज़रूरत उन्हें कम की होती थी और मार देते थे वो इतनी सारी मछलियों को। तो जीव के इस अपव्यय से जो उनके अंदर दुख उत्पन्न हुआ था, व्यथा उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। उसी से इन्होंने उसको जोड़ करके उसका अंदाज़ा लगाया कि किस तरह से जीवनाश हुआ है, कितना गहरा संकट आया है। जापान जाने का अवसर मिला तो हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अनुभव देखकर अनुभव करना और अपने अंदर वो अनुभूति लाना, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कम से कम कृतिकार के लिए, एक लेखक के लिए यह बहुत ही अलग चीज़ है कि किसी चीज़ को स्वयं अपने ऊपर रख करके उसका अंदाज़ा लगाना। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। फिर भी वो उसको अपने से रिलेट करके देखता है। जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। उस समय जो कुछ देखा लेखक ने हिरोशिमा में, तब भी कुछ लिखा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो हृदय में अनुभूति उत्पन्न होनी थी वो नहीं हुई थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। एक दिन वही सड़क पर लेखक घूमते हुए देखता है कि एक पत्थर बिल्कुल जला हुआ है, एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ होगा और जब विस्फोट हुआ तो वो उससे पूरी तरह से, पत्थर भी जल गया, वो इंसान भी जल गया और इंसान की जो परछाई थी उसमें छपी रह गई। बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें छप गई जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई हो। तो देखिए इस तरह का यह चित्र दिखाया गया है कि कैसे उसकी आकृति पत्थर पर छप जाती है। कितना भयानक रहा होगा वो विस्फोट। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। ऐसा लगा कि जैसे जो हिरोशिमा का विस्फोट हुआ है वो स्वयं मेरे ऊपर ही हो गया है। इसी से वह व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। लेखक जब आ रहा है तो जापान से लौट के हुए भारत जब आ रहा है रेलगाड़ी में बैठे बैठे वो कविता लिखता है हिरोशिमा पर। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। लेखक कहता है कि कविता अच्छी है या बुरी है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने वही लिखा जो मेरे हृदय के अंदर उत्पन्न हुआ। अंत में हमें यह पता चलता है कि आंतरिक पीड़ा और बाहरी पीड़ा क्या होती है। इसी व्यवस्था से ग्रस्त होकर के, दुखी होकर के लेखक इस लेख को लिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो के लिए
देखते रहिए साहित्य रन।